तो ये सारी बातें थी, तो स्वाभाविक सी बात है इतने क्रिंज डायलॉग्स होने के बाद भी एलिट क्रिटिक्स को फिल्म तो पसंद आनी ही थी। तो जो मुख्य आतंकवादी का जो कैरेक्टर है, पाकिस्तानी आतंकी का, जो जिसकी एक आँख लाल है, देखिए अब देखिए पाकिस्तानी आतंकी है, पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, पर फिल्म में एक सीन के माध्यम से डायरेक्टर साहब ने ये दिखाया है कि उस आतंकी को उनकी रिलीजियस बुक के बारे में कुछ भी पता नहीं है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन जी को पाकिस्तान में बंदी बनाया गया था, तो यहाँ पर भी उस बात को उन्होंने दिखाया है। बशीर खान और सरताज गिल, ये दो कैरेक्टर्स दिखाए हैं। सरताज, उन्हें ताज पूरी फिल्म में कहा गया है। 3D की बात करें तो मेरे आंखों के सामने तो पर रिलीजियस हेट क्राइम की तरह नहीं दिखाया, ना ही गौमूत्र पीने वालों को टारगेट करना वगैरह ऐसा कुछ उन्होंने दिखाया है फिल्म में, जो कि अपेक्षित भी था। ऐसा लग रहा था दीपिका पादुकोण की तरफ देखकर जैसे वो अंदर से चीख चीख कर कह रही हो कि भाई ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब दोस्तों? आज 25 जनवरी 2024 को ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर अभिनीत फाइटर थिएटर में रिलीज हो गई है। अभी भी जस्ट ये टॉर्चर देखकर मैं घर पर आया हूँ। पठान जैसी एक बहुत ही निम्न स्तर की घटिया क्रिंज फिल्म को डायरेक्ट करने वाले सिद्धार्थ आनंद ही इस फिल्म के को राइटर और डायरेक्टर है। फाइटर पूरे 3.25 घंटे की फिल्म है, 2 घंटे और 47 मिनट की ये फिल्म है। अभी ये वीडियो शूट करने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका जो मैंने ट्रेलर रिव्यू किया था ना फाइटर का, वो ट्रेलर रिव्यू जैसा का तैसा उठाकर मैं यहाँ पर डाल दूँ, कुछ भी अलग बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो बातें मैंने ट्रेलर रिव्यू में कही थी, फिल्म एग्जैक्टली बिल्कुल वैसी ही थी। इवन ट्रेलर देखने के बाद में जो मुझे फील हुआ था ना कि मैंने 5-6 वो जो हम ट्रेलर में डायलॉग्स सुनने को मिल रहे थे जो बड़ी ही विचित्र, अजीब है, जैसे ज़बरदस्ती अपने आप को राष्ट्रवादी दिखाने का जो दिखावा जैसे किया जा रहा हो, बड़ा ही क्रिंज टाइप फीलिंग आ रही थी वो डायलॉग सुन करके। फिल्म में उससे भी ज़्यादा विचित्र फील कराने वाले और ऐसे कई सारे डायलॉग्स और सीन्स थे जिन्हें देखकर बड़ा ही अजीब लग रहा था इतनी बड़ी स्क्रीन पर जब हम उनको सुनते हैं। हालांकि इसके जो विजुअल्स हैं, जो एरियल एक्शन सीक्वेंसेस है या जो विजुअल्स वगैरह है, वहाँ पर हाँ अच्छी खासी प्रोडक्शन वैल्यू के साथ में फिल्म बनी हुई है। एरियल एक्शन सीक्वेंसेस को बहुत बढ़िया तरीके से शूट किया गया, जो कि हमें ट्रेलर में देखकर दिख भी रहा था। तो विजुअल्स और डायलॉग्स, इन दोनों का एक बड़ा ही विचित्र सा, वियर्ड सा ये कॉम्बिनेशन था, जहाँ पर विजुअल्स और एरियल एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे खासे प्रोडक्शन वैल्यू के साथ में शूट किए गए थे, और डायलॉग्स उससे बिल्कुल अपोजिट किसी बी ग्रेड फिल्म की फीलिंग हमें अंदर से ला रहे थे। इवन मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इस फिल्म को देखने के बाद में मेरे मन में तो सत्यमेव जयते 2 के डायलॉग राइटर्स के प्रति सम्मान बढ़ गया है। सीरियसली सत्यमेव जयते 2 के लिए भी मेरे मन में रिस्पेक्ट बढ़ गई है। इतने ज़्यादा क्रिंज, ऐसे चिल्ला चोट वाले, ऐसे बचकाने और ऐसा ज़बरदस्ती अपने आप को राष्ट्रवादी दिखाने का प्रयास जैसे बार बार किया जा रहा हो पर वो हो नहीं रहा हो, ऐसा ही फिल्म को देख करके फील होता है। और बॉलीवुड ये जो ज़बरदस्ती अपने आप को राष्ट्रवादी दिखाने का प्रयास कर रहा है, इवन मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि ज़बरदस्ती राष्ट्रवादी दिखाने का प्रयास कर रहा है, मतलब बॉलीवुड इतना तो कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है ना कि उसको समझ में नहीं आ रहा हो कि वो क्या बना रहा है। पता नहीं, मतलब मुझे तो जानबूझकर ही लगता है कि ऐसे बचकाने वियर्ड विचित्र से वो डायलॉग्स डालकर ऐसे दिखावा जैसे कर रहे हो। और इस चक्कर में आप देख लीजिए पिछले कुछ समय में कितनी सारी ऐसी विचित्र फिल्में इन्होंने बनाई है, जैसे कि भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, सम्राट पृथ्वीराज, आदि पुरुष, तेजस, गणपत, सत्यमेव जयते 2, राष्ट्र कवच ओम, और भी कुछ ऐसे 2-3 नाम आपको याद आ जाएंगे। ये सारी फिल्में, इनमें आप देख लीजिए ज़बरदस्ती का ऐसा राष्ट्रवाद दिखाने का प्रयास, पर आप देख लीजिए फिल्म मेकिंग और डायलॉग्स वगैरह बहुत ही बी ग्रेड टाइप चीप ऐसी फिल्में वो सारी उन्होंने, जैसे कि राष्ट्रवाद का मजाक उड़ाने के उद्देश्य से ही बनाई गई हो, ऐसी ही वो सारी फिल्में लगती है। और इवन अभी देख लीजिए गणपत, कितनी घटिया फिल्म विकास बहल के द्वारा डायरेक्ट की गई। अब विकास बहल है वामपंथी विचारधारा से ही, पर इतनी घटिया वो फिल्म गणपत मुझे कम से कम नहीं लगता कि उनसे बन गई। क्योंकि अभी देख लीजिए वो जो एक अजय देवगन की फिल्म का टीज़र रिलीज़ हुआ है हॉरर फिल्म का, जो गुजराती फिल्म वश का रीमेक है, आप देख लीजिए वहाँ पर विकास बहल का डायरेक्शन कितना बढ़िया है। वहाँ पर कम बजट में कितना बढ़िया डायरेक्शन हो, पर दूसरी तरफ चलो छोड़ दीजिए। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि जब अंदर जो बात होती नहीं है और वो जब हम ज़बरदस्ती दिखाने का प्रयास कर रहे होते हैं, या फिर शायद
जानबूझकर मजाक उड़ाने के उद्देश्य से जब ऐसी फिल्में बनाई जाती है, अब क्या उसके पीछे का रीज़न है? गलती से बन जाता है उनसे ऐसा, या जानबूझकर मजाक उड़ाते हैं राष्ट्रवादी फिल्मों का, पता नहीं, ये तो उनकी अंतरात्मा जाने फिल्म मेकर्स की। परंतु मुझे तो ऐसा ही फील होता है भाई, ये जो भी मैंने नाम लिए ना, राष्ट्र कवच ओम, सत्यमेव जयते टू, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, और सम्राट पृथ्वीराज, आदि पुरुष, गणपत, तेजस, कितनी सारी फिल्में पिछले 2-3 वर्षों में आई हुई है, कितनी क्रिंज फिल्म है। और फाइटर भी उसी में एक नाम और जुड़ गया है। फ़र्क बस इतना है कि मैंने जो नाम लिए ना पहले, उनमें विजुअल्स और इवन टेक्निकली भी वो फिल्म बहुत ख़राब बनी हुई थी। फाइटर में विजुअल्स बढ़िया है, एरियल एक्शन सीक्वेंसेस को बहुत बढ़िया तरीके से शूट किया गया है, पर उसके अगेंस्ट डायलॉग्स बहुत ही ज़्यादा चीप लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहे थे। वो सुनने के बाद में बस ए हो ओ ऐसे बस चिल्ला चोट वगैरह चल रही थी। पर आप देखिए, इतने क्रिंज डायलॉग्स होने के बाद भी आप देखेंगे कि जो बॉलीवुड का इकोसिस्टम है या एलिट क्रिटिक्स वगैरह है, वो इस फिल्म की भर भर कर प्रशंसा करेंगे। आप देख लेना, क्योंकि इसमें जो डायरेक्टर ने साथ में अपने कुछ जो बड़े मसाले, अपने जो भी होते हैं, जो बातें लिबरल एलिट फोक्स को बड़ी पसंद आती है, उस प्रकार के काफ़ी मसाले उन्होंने इसमें डाले हुए हैं। जो बातें मैंने ट्रेलर रिव्यू में भी कही थी कि इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे कि दिखावे का राष्ट्रवाद, और उसके साथ में ढेर सारा सेक्युलरिज्म का ज्ञान डायरेक्टर की तरफ से, और बार 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 बैलेंसिंग करने का प्रयास। अब ये बार बार सुनकर आपको जितना अंदर से क्रिंज फील हुआ होगा ना, बिल्कुल वैसा ही फिल्म में भी हम फील करते हैं। ठीक है, आप सेक्युलरिज्म का ज्ञान देना चाहते हैं, बार बार बैलेंसिंग वगैरह करना चाहते हैं, ठीक है, हम समझ सकते हैं, पर ठीक है, इक्का दुक्का बार आपने कर लिया, इक्का दुक्का सप्लॉट डालकर आपने कर लिया। ये बार 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 पूरी फिल्म में वही आपको करने की आवश्यकता थी? जैसे कि अब उदाहरण देना हो तो जो मुख्य आतंकवादी का जो कैरेक्टर है, पाकिस्तानी आतंकी का, जो जिसकी एक आँख लाल है, देखिए, अब देखिए, पाकिस्तानी आतंकी है, पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, पर फिल्म में एक सीन के माध्यम से डायरेक्टर साहब ने ये दिखाया है कि उस आतंकी को उनकी रिलीजियस बुक के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और जिन भारतीय सेना के 2 अधिकारियों को वहाँ पर बंदी बना करके रखा गया था, वे उस पाकिस्तानी आतंकी को उनकी रिलीजियस बुक के बारे में सही ज्ञान देते हैं, ये उन्होंने दिखाया है। मैं तो इस फिल्म के जो डायरेक्टर है, स्टोरी राइटर है, उनसे ये कहना चाहूँगा कि भाई, आप तो बस जल्द से जल्द पाकिस्तान में कोई कोचिंग सेंटर शुरू करवा दीजिए, ताकि जल्द से जल्द ये सारी आतंकवाद की समस्या वगैरह सब कुछ बंद हो जाए। मैं तो डायरेक्टर उनसे यही कहना चाहूँगा कि बहुत बढ़िया क्रिएटिविटी है आपके पास में, बढ़िया बढ़िया डायलॉग्स लिखते हैं आप, तो ये कोचिंग सेंटर आपको शुरू करना चाहिए पाकिस्तान में। कहानी के बारे में तो आपको पता ही होगा कि पुलवामा आतंकी हमला और उसके बाद में जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, उसके इर्द गिर्द एक फिक्शनल काल्पनिक कहानी फिल्म के मेकर्स ने लिखी हुई है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन जी को पाकिस्तान में बंदी बनाया गया था, तो यहाँ पर भी उस बात को उन्होंने दिखाया है। बशीर खान और सरताज गिल, ये 2 कैरेक्टर्स दिखाए हैं। सरताज, उन्हें ताज ताज पूरी फिल्म में कहा गया है, और फिर उनमें से जो बशीर कैरेक्टर है, वो जो पाकिस्तानी आतंकी है उसको वो ज्ञान देता है, तो उसके बाद में फिर पाकिस्तानी आतंकी उनकी जो भारतीय सेना के अधिकारी हैं उनकी हत्या कर देता है। तो कुल मिलाकर वही पुलवामा आतंकी हमला, उसके बाद में बालाकोट एयर स्ट्राइक, और उसके बाद में अभिनंदन जी को जो बंदी बनाया गया था, इन 3 घटनाओं के इर्द गिर्द बॉलीवुड ने एक काल्पनिक कहानी लिखी हुई है। और इसके साथ में ही डायरेक्टर साहब ने हमें यह भी ज्ञान दिया है कि भारतीय पेरेंट्स कितने ज़्यादा दरिंदे, घिनौने, मॉन्स्टर्स, राक्षसों की तरह होते हैं, जो अपनी बच्चियों के सपनों को कुचल देते हैं, उनके पर कतर देते हैं। तो दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर है, मीनल राठौर उस पात्र का नाम है, तो उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपनी बच्ची के पर कुतर दिए थे। दरिंदा, घिनौना समाज वगैरह, ये सब बातें सब प्लॉट के माध्यम से उन्होंने ऐड की है। और फिर जो ऋतिक रोशन का कैरेक्टर है, शमशेर पठानिया, वो मीनल राठौर के जो माता पिता है, एक सीन में उनको वो बड़ा लंबा चौड़ा ऐसा भाषण देता है, और वो भाषण सुनते समय मुझे तो भाई बड़ा अजीब फील हो रहा था कि ये क्या चल रहा है। मतलब जो मीनल राठौर के पिता है, वे एक एयरलाइन कंपनी में जॉब करते हैं, एयर भारत नाम की एयरलाइन कंपनी में वे जॉब करते हैं, और उन्हें जब पता चलता है कि उनकी बेटी ने एयरफोर्स ज्वाइन करने का निर्णय ले लिया है, उसके बाद से उन्होंने अपनी बेटी से संबंध तोड़ दिए थे।
ये कोई नहीं है हमारे लिए, और दुनिया को वो अपनी बेटी के बारे में बताते भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पूरे भारत में कोई एक ऐसा सिंगल उदाहरण भी देखने को मिलेगा कि जहां पर पिता एक अच्छे खासे बड़े एयरलाइन कंपनी में जॉब करते हो और उन्होंने डायरेक्टली बेटी ने एयरफोर्स ज्वाइन कर ली, इस कारण से पूरा संबंध ही काट दिया और दुनिया को बताने से वो शर्माते हैं कि मेरी बेटी एयरफोर्स में है। बट ठीक है, अब डायरेक्टर साहब ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर ये सब प्लॉट भी साथ में ऐड कर दिया है और इसके इर्द गिर्द कुछ रोना धोना भी उन्होंने दिखाया है। हो सकता है कि वो कुछ लोगों को इमोशनल करे, मुझे तो कम से कम उस बात ने कोई इमोशनल नहीं किया, बड़ा उल्टा क्रिंज ही मुझे फील हुआ। तो दिखावे का राष्ट्रवाद, ढेर सारा डायरेक्टर साहब की तरफ से सेकुलरिज्म का ज्ञान, बार बार बैलेंसिंग करने का प्रयास, और वही दरिंदे, घिनौने, मॉन्स्टर, राक्षस पेरेंट्स जो पर कुतर देते हैं बच्चों के, तो ये सारी बातें थी। तो स्वाभाविक सी बात है, इतने क्रिंज डायलॉग्स होने के बाद भी एलिट क्रिटिक्स को फिल्म तो पसंद आनी ही थी। बाकी अंत में मैं बस यही कहूँगा कि ये फिल्म उन दर्शकों के लिए है जो फिल्म देखते समय अपने दिमाग पर ताला लगाकर, ऊपर के माले पर ताला लगाकर फिर बस विजुअल्स देखते हैं। तो हाँ, विजुअल्स अच्छे हैं, अच्छे खासे एरियल एक्शन सीक्वेंसेस, अच्छे खासे प्रोडक्शन वैल्यू के साथ में उनको शूट किया गया है। तो बस वो देखना चाहते हैं आप तो देख सकते हैं। बाकी जो दिखावे का राष्ट्रवाद था वो मेरे लिए तो भाई बड़ा ही सरदर्द बन गया था फिल्म देखते समय। 3D की बात करें तो मेरे आंखों के सामने तो अंधेरा अंधेरा ही छा गया था 3D ग्लासेस पहनने के बाद में। ये जो ज़बरदस्ती 3D में कन्वर्ट करके फिल्मों को रिलीज़ किया जा रहा है, ये नहीं करना चाहिए। पता नहीं इसके पीछे क्या रीज़न है, टिकट रेट्स बढ़ाने के लिए या क्या, उनका जो भी होता पता नहीं क्या है। क्योंकि ऐसा कोई खास 3D, ठीक है वो जो फाइटर प्लेन्स है वो सामने आते तो लगता है कि आ रहे हैं पास में, पर कुछ ऐसा खास बहुत विशेष 3D इफेक्ट्स हो, ये मुझे तो ऐसा नहीं लगा। वो उल्टा वो अंधेरा अंधेरा ही, उससे अच्छा तो 2D में देख लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे लगा फिल्म देखने के बाद में। और ये मेरे अनुसार रेस 3 के समय ही ये ट्रेंड शायद शुरू हुआ था। आप देखिए, रेस 3 को 3D में कन्वर्ट करके रिलीज़ किया था। उस समय भी मैंने उसके रिव्यू में कहा था कि भाई बस ऐसा अंधेरा अंधेरा ही स्क्रीन पर दिख रहा था। और हाँ, एक और बात बतानी रह गई, पुलवामा अटैक से पहले जो आदिल अहमद दार, जिसने पुलवामा आतंकी हमला किया था, उसने एक वीडियो रिलीज़ किया था और उस वीडियो में उसने स्पष्ट रूप से वो गौमूत्र पीने वालों को, यानी हिंदुओं को टारगेट करने के उद्देश्य से वो ये अटैक कर रहा है, ये बात उसने वीडियो में कही थी। तो एक रिलीजियस हेट क्राइम था वो पुलवामा अटैक। पर मैंने इसके ट्रेलर रिव्यू में भी कहा था कि डायरेक्टर्स उस बात को मेंशन नहीं करेंगे। हाँ, वो वीडियो उन्होंने दिखाया है कि आदिल अहमद दार वो वीडियो शूट कर रहा है, वहाँ पर वो कश्मीर की आज़ादी के लिए ये पुलवामा अटैक कर रहा है, ये बात उन्होंने दिखाई है। पर रिलीजियस हेट क्राइम की तरह नहीं दिखाया, ना ही गौमूत्र पीने वालों को टारगेट करना वगैरह ऐसा कुछ उन्होंने दिखाया है फिल्म में, जो कि अपेक्षित भी था फिल्म के मेकर्स की तरफ से। और उसके साथ में फिर बाकी दूसरा ढेर सारा सेक्युलरिज्म का ज्ञान डायरेक्टर साहब ने हमें दिया है। बाकी मैं तो ऑपरेशन वैलेंटाइन, जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से फिल्म आ रही है पुलवामा आतंकी हमले पर, वो देखने के लिए मैं ज़्यादा उत्सुक हूँ। हालांकि उसमें भी इसे रिलीजियस हेट क्राइम की तरह दिखाया जाएगा, इस पर मुझे थोड़ी सी आशंका ही है, परंतु कम से कम वहाँ पर कुछ भारतीयता दिखाई दे रही है। यहाँ पर फाइटर में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ज़बरदस्ती वेस्टर्न बनने का प्रयास, छिछोरी हरकतें वगैरह। यहाँ पर आप कुछ जो एक शुरुआत में, फिल्म शुरू होने के बाद में जो एक रेस्टोरेंट वाला सीन है जहाँ पर वो बिरयानी लेकर के आ रहा है, वो सीन जब आप देखेंगे, या फिर इंटरवल से पहले रेड नोज नाम का जो एक कैरेक्टर है पाकिस्तानी सेना का पायलट दिखाया है, तो उसके साथ में शमशेर पठानिया की जो कुछ बातचीत वो करते हैं, वो एक सीन, और एंडिंग में जो मेन आतंकी के साथ में ऋतिक रोशन जो कुछ भी उसको मारते हुए कहता है, ये सारे डायलॉग्स लिटरली मजाक थे। क्या था भाई वो। एक और सीन ऐड कर लीजिए, उसमें शरीफ हाशमी का एक कैरेक्टर है जो अपने आप को रशियन दिखाने के लिए बड़ा विचित्र सा वो एक्सेंट में बात करता है पाकिस्तानी सेना के साथ में, वो भी बहुत ज़्यादा चीप लग रहा था। ओवरऑल जितने भी डायलॉग्स उन्होंने लिखे हुए ना, वो सब के सब चीप ही थे, घटिया ही थे, महाघटिया चीप। ऐसे ज़बरदस्ती का अपने आप को राष्ट्रवादी दिखाने का प्रयास, उसमें वो उन्होंने राष्ट्रवाद का ही मजाक उड़ाया है अधिकतर। ये कम से कम फिल्म देखकर मुझे तो फील हुआ। हो सकता है कि सबके अपने अपने अलग विचार हो। मैं फाइटर को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बस विजुअल्स अच्छे थे और एरियल एक्शन सीक्वेंसेस को अच्छी तरीके से शूट किया गया है, उस कारण से। बाकी तो फिल्म में मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। विशेषतः दीपिका पादुकोण का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बताना रह गया।
बहुत ही खराब परफॉर्मेंस। ऐसा लग रहा था दीपिका पादुकोण की तरफ देखकर जैसे वो अंदर से चीख चीख कर कह रही हो कि भाई ये मुझे कहाँ लेकर के आ गए, किस फिल्म में मुझे लेकर के आ गए, जैसे अंदर से कोई इच्छा ही ना हो, ज़बरदस्ती एक्टिंग करवाई जा रही हो, ऐसा ही दीपिका पादुकोण की तरफ देखकर फील हो रहा था। और ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण उनके बीच की जो क्या कहते हैं केमिस्ट्री या जो कुछ भी कहते हैं लव स्टोरी, वो भी बड़ी ही विचित्र, कुछ फीलिंग ही नहीं थी उसमें। ओवरऑल पूरी फिल्म में ही कोई फीलिंग नहीं थी। मैं बस देख रहा था, देखना है इसलिए बस चल रहा था कुछ स्क्रीन पर, और बस हम पत्थर की तरह बैठकर देखते रहते हैं। कुछ भी अंदर से ऐसे कोई राष्ट्रवाद की भावना फिल्म जगाती हो ऐसा भी कुछ फील नहीं होता। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यूएस सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है। जो हमने वल्गर एक डांस नंबर देखा था ना टीज़र में, तो वो बिल्कुल फिल्म के एंडिंग में है। और वो जो पर्टिकुलर सीन जो थंबनेल पर भी मैंने लिया था वो शायद सेंसर बोर्ड ने बाद में कट करवा दिया है। बाकी हाँ, बिकिनी में वगैरह सीन है, वही उसी बिकिनी में, तो वो एक पर्टिकुलर कुछ 1 सेकंड की सीन कट करने का भी क्या मतलब था पता नहीं। तो ये देखना चाहे कोई तो देख सकता है अपनी जिम्मेदारी पर, परिवार के साथ में अगर किसी को देखनी ही है तो। बाकी आप जब इस फिल्म को देखेंगे तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।